एफ, जैसे यहाँ पे x1 बराबर एफ ऑफ x2 लिखते थे, वैसे यहाँ पे एफ ऑफ a1 b1 लिखेंगे, क्योंकि इनपुट में ही भाई जोड़े में जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर a2 b2 लिखेंगे, बस सब किसी ना किसी x का प्रतिबिंब होने चाहिए, है ना। यानी कि ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, है ना। एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, ये या तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। और अगर आप इसमें 1 जोड़ दोगे, क्योंकि ये 1 भी जुड़ा हुआ है। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 यानी जो प्रश्नावली 1.2 है, इसके बाकी बचे हुए प्रश्न करेंगे। मतलब प्रश्न संख्या 6 तक हमने पिछले लेक्चर में किया था, तो यहाँ पे हम 7 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में बताया हुआ है। ये लेक्चर नंबर 7 चल रहा है ना। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो वो लेक्चर आप देख लेना, 6वां लेक्चर और 7वां लेक्चर देखने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, ये जो क्वेश्चन इसे शुरू करते हैं, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है @हिंदी मीडियम आर्मी, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 7वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी, आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी यानी कि बाइजेक्टिव है, और अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो 2 अलग अलग केस दिए गए, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर अभी हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट अगले पेज से देख लेंगे हम, ठीक है, या किसी और पेज से देखेंगे। तो यहाँ पर देखो यार, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, इतना है ना, ये है फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर देखो, जो फलन है ना, जो फलन है एफ ऑफ एक्स, वो R डिफाइंड है, और फलन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है ना। तो जो ये फंक्शन है या फलन है, ये सेट ऑफ रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में डिफाइंड है, ठीक। और एफ एक्स है क्या भाई, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया गया है 3 - 4x। अब यार सबसे पहले हम फंक्शन को 1 1 यानी एकेकी कैसे चेक करते हैं, वो मैंने आपको बताया था तरीका। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट यहाँ से हम कैसे चेक करते हैं, हम मान लेते हैं भाई जितने भी x1 x2, ठीक है, बिलोंग करते हैं डोमेन वाले सेट में, यानी कि जो प्रांत वाला समुच्चय होता है इसमें, है ना। यहाँ से ये भी आ रहा है, ख्याल से प्रांत भी यहाँ पे आ रही है, बट हम यहाँ पे फोकस करते हैं। x1 x2 कहाँ से बिलोंग करें, अगर यहाँ से, तब हम देखते हैं कि अगर हमें कहीं से मान लो, है ना, प्रतिबिंब बराबर मिल जाए x1 का और x2 का, यानी f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 आ जाए। याद करो, ऐसे ही बताया था मैंने। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो सारी कहानी लेक्चर नंबर 5 में है, ठीक है। 1 1 क्या होता है ये भी मैंने बताया था कि भैया ये अगर समुच्चय मान लो x हो, ये y हो, x से y में अगर डिफाइंड हो, तो x के प्रत्येक अवयव का अलग अलग इमेज होना चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी एक बंदा एक बंदे से लिंक कर रहा है y में, तो हम उसको बोलते हैं 1 1 यानी कि एक ही, ठीक है। तो उसको हम चेक ऐसे करते हैं कि भाई अगर मान लो x1 x2 इस प्रांत वाले समुच्चय में हो और f ऑफ x1 बराबर आ जाए f ऑफ x2 के, ठीक है, तो हमें देखना होता है क्या x1 x2 बराबर है। अगर x1 x2 भी बराबर है इसके होने के बाद, तो हम कह देते हैं कि वो 1 1 यानी एक ही है। और अगर वो बराबर नहीं है एक भी केस में, तो हम बोलते हैं वो एक ही नहीं है बल्कि बहु एक यानी मैनी वन है। तो यहाँ पे देखो, मैंने f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 तो लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कैसे बोल पाऊंगा कि x1 और x2 बराबर है कि नहीं, वो इसकी डेफिनेशन यूज करके बोल पाऊंगा। मतलब क्या, देखो, अगर आप फंक्शन में x पुट करते हो, x अगर इनपुट देते हो, तो आउटपुट क्या मिलता है, 3 - x का 4 गुना, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर आप x1 पुट करते तो आउटपुट क्या मिलता आपको, 3 - x1 का 4 गुना, है ना, यही मिलता है ना भाई, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई x1 पुट करने पे मुझे क्या मिला होगा, 3 - 4x1, और यहाँ पे क्या मिला होगा, 3 - 4x2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यार, यहाँ से इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हो। अगले स्टेप में -4 से -4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब है x1 बराबर x2 आपको साफ साफ दिख रहा है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको कहा कि सर देखो, अगर ये कंडीशन किसी तरह से इंप्लाई कर दे कि x1 x2 बराबर हैं, तो फंक्शन 1 1 यानी कि फलन जो है वो एक ही होता है। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई ये चीज़ इंप्लाई हो गई, इसका मतलब कि जो फलन है वो एक ही है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो वो हमने चेक कर लिया, फलन एक ही है, ठीक। अब बात करते हैं कि जो फलन है वो ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू मतलब आच्छादक है कि नहीं। उसके लिए हम कैसे चेक करते थे, याद करो, मैंने आपको कहा था कि अगर फलन मान लो इस सेट से
यानी इस समुच्चय से इस समुच्चय में डिफाइंड है, तो यहाँ पे y के जितने भी अवयव हैं सब किसी ना किसी x का प्रतिबिंब होने चाहिए, है ना। यानी कि ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी किसी ना किसी x का प्रतिबिंब होना चाहिए, यहाँ पे कोई छूटना नहीं चाहिए। यही मैंने आपको बताया था, याद करो, है ना। इसका मतलब मैंने कहा था एक बात और है कि जो परिसर है और जो सहप्रांत है, देखो ये जो पूरा समुच्चय सहप्रांत कहलाता है, और जिसको जाके तीर लगा है यानी कि जो किसी का प्रतिबिंब बन पा रहा है वो अवयव y का, अगर जितने भी प्रतिबिंब है सबका एक समुच्चय बना दें तो उसको परिसर कहते हैं। तो भैया जब सारे अवयव ही किसी ना किसी का प्रतिबिंब होंगे तो मतलब ये पूरा का पूरा सेट जो y था वही परिसर भी बन जाएगा, यानी कि परिसर बराबर सहप्रांत आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आच्छादक यानी ऑनटू फंक्शन के लिए हम क्या देखते हैं, परिसर बराबर आ गया सहप्रांत के, या फिर हर एक y किसी ना किसी x की इमेज है, ठीक है, या फिर हर एक y के लिए कोई ना कोई x बैठा हुआ है, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो आप, ठीक। तो वो हम कैसे चेक करते हैं उसका मैंने तरीका बताया था कि भाई देखो आपको f ऑफ x क्या दिया गया है, लिख लो पहले। तो f ऑफ x है 3 माइनस 4x, है ना। याद करो मैंने कहा था f ऑफ x को हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं सर, y से। इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, y से रिप्लेस कर दोगे सर, है ना। इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, y से रिप्लेस कर दोगे। तो y बराबर क्या हो गया, 3 माइनस 4x। फिर मैंने कहा था x को इन टर्म्स ऑफ y कर लो, x को इन टर्म्स ऑफ y करोगे तो कितना हो जाएगा सर, देखो यहाँ से माइनस 4x इधर लाओगे हो जाएगा 4x, उधर क्या बचेगा 3 माइनस y, है ना। और अगले स्टेप में 4 डिवाइड में चला जाएगा, मैं यहीं पे है ना लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 चला गया समझ लो डिवाइड में, तो ये बन जाएगा x, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y। अब आप देखो यार कि भैया आपका फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है। अब आप कहोगे यार देखो सर फंक्शन तो r टू r डिफाइंड है। मैं कहूँगा देखो भैया y जो होता है ना वो यहाँ से उठ के आता है और x जो है ना वो यहाँ से उठ के आ रहा है। मुझे क्या देखना है कि जो दूसरा समुच्चय है उसमें जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर हैं वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, किसका, किसी ना किसी x का जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि क्या यहाँ पर मैं कोई भी y यानी रियल नंबर पुट करूंगा तो 3 में से y घटा के डिवाइड बाई 4 करके x रियल नंबर ही आएगा। अगर ऐसा है सोचो ना, देखो y क्या है, रियल नंबर। अब मैं अगर y को कोई भी रियल नंबर रखूंगा, आप दिमाग लगाओ, मैं आपको सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, इसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं समझाने के लिए, कि अगर y रियल नंबर है, अगर y मान लो कोई वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर है सर, तो क्या 3 में से कोई रियल नंबर घटाने के बाद रियल नंबर ही बचता है, आप कहोगे हाँ, यानी कि 3 में से y घटाया यानी रियल नंबर घटाया तो रियल नंबर बचा होगा। डिवाइड बाई 4 किया तब भी रियल नंबर बना, हाँ, यानी कि ये सारा रियल नंबर है, हाँ, और ये सारा किसके बराबर है, x के, यानी x भी रियल नंबर होगा। यही तो चाहिए कि जब भी y रियल नंबर हो तो x रियल नंबर उसके लिए बैठा हुआ हो, तो बिल्कुल हो रहा है ऐसा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई देखो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, जितने भी y रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, यहाँ पर यहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर मौजूद है। इसका मतलब जो फलन है वो आच्छादक है। या तो आप ऐसे कर लो सर, या तो आप ऐसे कर लो, है ना, या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, जिस क्वेश्चन में जो तरीका आपको ज़्यादा सही लगे वो कर लेना। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, और ये अंदाजा हमने अंदाजा नहीं बल्कि एकदम पूरा लॉजिक लगाया है। कैसे लगाया कि भाई 3 में से अगर y यानी कोई रियल नंबर घटाएंगे तो 3 माइनस वाई भी रियल नंबर होगा, उस रियल नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रियल नंबर होगा, यानी जो कर कुरा के यहाँ पे सोल्व करके आएगा वो रियल नंबर है। और वो क्या चीज़ है, x है, क्योंकि ये बराबर x ही तो लिखा हुआ है भाई, और x यानी रियल नंबर है तो वही होना चाहिए था। हो गया भाई, ठीक। मैंने क्या बोला कि अगर आपको ऐसे नहीं करना, सेम ही चीज़ ही है, बस लिखने का तरीका बता देता हूँ, तो आप एक दूसरा तरीका समझो। यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख लो कि भाई परिसर क्या है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे परिसर क्या है, परिसर मतलब यहाँ पर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, यानी y के क्या क्या मान हो सकते हैं यहाँ पर, उसका एक समुच्चय बना दो। अब कैसे पता लगता है कि भाई यहाँ पर y के क्या क्या मान रखने पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे y क्या रखोगे कि अनडिफाइंड वगैरह ना बने, अपरिभाषित वगैरह ना बने, कुछ उल्टा सीधा ना आए। तो आप कहोगे सर देखो y तो ऊपर है यार, कुछ भी रखो, आप कोई भी रियल नंबर रखो, 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4 कभी अनडिफाइंड वगैरह नहीं बन रहा। तो भाई परिसर क्या हो गया, परिसर यहाँ पे हो गया यानी y की वैल्यू, परिसर क्या हो गया, रियल नंबर। यहाँ पे देखोगे परिसर क्या हो गया, रियल नंबर। और आप कहोगे सहप्रांत यहाँ पर हमें दिख रहा है सीधा सीधा, आप ऐसे भी कर सकते हो सर कि सहप्रांत क्या दिख रहा है, रियल नंबर। अब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो परिसर है, यहाँ पर जो परिसर है वो बराबर आ गया
सह प्रांत की आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो मैंने पहले लिखा वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब जो फलन है वो आच्छादक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। परिसर कैसे पता लगता है, सेट ऑफ वैल्यू वाई क्या क्या होंगे, वाई को क्या क्या रख सकते हो, इसे कोई आपत्ति ना भाई, कुछ भी रख दो। वाई को कुछ भी रखोगे तो ये एक्स रियल नंबर ही आ रहा है, मतलब हम वही वाई रख सकते हैं जहां पे एक्स क्या हो, रियल नंबर। मैं देख रहा हूँ वाई को कोई भी रियल नंबर रख रहा हूँ, 3 माइनस वाई रियल नंबर है, उसको 4 से डिवाइड किया, फिर से रियल नंबर मिला, नहीं एक्स रियल नंबर, यानी परिसर हो गया आर। और सहप्रांत क्या होता है सर, ये दूसरा वाला समुच्चय, ये वाला जिसको जाके तीर लग रहा है, वो भी क्या है, आर। मैंने कहा अगर ये दोनों बराबर हो तो फलन आच्छादक होता है, डेफिनेशन यही है, परिभाषा यही है आच्छादक होने की। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर मैं यहां पर देखूं और इसको स्टेटमेंट 1 बोलूं, इसको स्टेटमेंट 2 बोल दूं भाई, तो मैं कह सकता हूं 1 व 2 से, स्टेटमेंट 1 एंड 2 से, 1 व 2 से जो फलन है, जो फलन है वो एक एक ही आच्छादी यानी बाइजेक्टिव है, वो एक एक ही भी है, आच्छादी भी है ना। वो एक एक ही, देखो एक एक ही है, यहां से पता लग रहा है, आच्छादक है वहां से पता लग रहा है, यानी कि एक एक ही आच्छादी है, यानी बाइजेक्टिव है। बस भाई यही करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर थोड़ा बहुत कुछ रह भी गया तो टेंशन मत लेना, है ना। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होता जाएगा, तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी यार। पहली बार में 100% सब कुछ समझ में मेरे ख्याल से तो किसी को नहीं आता, है ना कुछ रह जाता है। तो जब भी आपको कुछ चीज़ें समझ में आए, आप कुछ भी कर रहे हो, तो उस बात पे खुश हो कि चलो मैं इतना इतना समझ में आ रहा है, बाकी रिवाइज करते रहेंगे तो फिर ये चीज़ बढ़ती रहेगी, है ना, परसेंटेज बढ़ता रहेगा समझदारी का या समझने का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, पहला पार्ट। अब देखो जो दूसरा पार्ट है ना, बिल्कुल है ना यही क्वेश्चन है, बट वहाँ पे फलन बदल दिया है, वो ये रहा सर। ठीक है, दूसरा पार्ट फलन में क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर ये है ना, और डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, आर टू आर है ना। फलन जो है ये आर टू आर डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब फिर से एक एक ही चेक करने के लिए मैंने क्या बोला, आप यहाँ पे लिखो फॉर ऑल x1 x2 जो रियल नंबर को बिलोंग करते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रांत वाला समुच्चय जो होगा वहाँ से x1 x2 आएंगे। ठीक है, इसके लिए मान लेते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे माना। ठीक है, पिछला जो ये था, ठीक है, मैंने यहाँ पे लेट लिख दिया था, वही मतलब है, माना लिख लेना आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो, वैसे लेट लिख दो गलती नहीं हो। ठीक है, माना एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 अगर है तो हम देखेंगे x1 x2 बराबर आ रहा है क्या, वो कैसे पता लगेगा, देखो x पुट करते हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, यानी x1 पुट करोगे तो 1 प्लस x1 स्क्वायर आएगा, x2 पुट करोगे तो 1 प्लस x2 स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से इसको कट कर दोगे, यानी x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब दोनों तरफ अंडर रूट लोगे, स्क्वायर रूट या वर्गमूल लोगे, तो x1 बराबर प्लस माइनस के साथ x2 आएगा। अब ये माइनस सिंबल हट नहीं रहा है, अब अगर ये माइनस सिंबल ना हटे यानी प्लस माइनस के साथ आए, तो कुछ केसेस में तो इसके दो केस बनेंगे ना, x1 बराबर x2 या फिर x1 बराबर माइनस ऑफ x2। तो जो माइनस ऑफ x2 वाला होगा वहाँ पे x1 x2 के बराबर नहीं है। मैंने कहा था वो आपको पिछले पार्ट में मैंने ये अलग अलग केस बना के भी दिखाए थे, फिर वो बताया भी था कि x1 माइनस ऑफ x2 के बराबर हो तो x1 x2 बराबर क्यों नहीं होता है। और फिर मैंने कहा था कि अगर एक केस में बराबर ना हो तो आप उसको बोलोगे एक एक ही नहीं है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि यार वो सारे स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर यहीं पे प्लस माइनस आ जाता है और ये माइनस सिंबल नहीं हटता है, जैसे यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर होता है ना, ये n होता मान लो, तो हम कहते यार x1 x2 में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते। तो अगले स्टेप में हम लिखते कि भाई नेगेटिव नहीं हो सकता, ये निशान हट जाता, तब तो ये 1 1 हो जाता। बट क्योंकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये नहीं हटेगा। तो आगे के स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से बोल सकते हो कि जो फलन है वो एक एक ही नहीं है बल्कि बहु एक है, एक एक ही नहीं। बात समझ में आ गई। पिछला लेक्चर इसने देखा है, लेक्चर नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, तो समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आप ट्राई करो यार कि भैया सारे लेक्चर देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना कॉमन होती हैं जो मैंने एक जगह बता दी होती हैं, फिर वही चीज़ बार बार रिपीट करना ठीक नहीं लगता है। ठीक है, तो आप सारे लेक्चर देखो, ठीक है, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और मुझे भी सपोर्ट मिला, क्योंकि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, फिर अगर व्यूज़ उतने नहीं आ रहे जितने सब बहुत सारे लोग बस ऊपर से उल्टे सीधे डायलॉग मार के ले आ रहे हैं, फिर वो लगता है यार, जब आप भी कहीं कुछ मेहनत कर रहे होगे ना और आपको लगे यार मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, है ना, मैं अपने फील्ड में उतना आगे नहीं जा पा रहा, जबकि कुछ लोग चालाकी कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बेकार की कंटेंट बना रहे हैं, बट क्योंकि वो है ना किसी सेंसिटिव मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो वो चल जा रहा है। ठीक है, तब आपको लगेगा कि यार सामने वाला चालाकी से जीतता जा रहा है।
ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे। ठीक, चलिए, और आपको सपोर्ट कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, बस आप अपना लेक्चर टाइम टू टाइम देखते रहो, है ना, उतना मेरे लिए काफ़ी। यहाँ पे आ जाओ, ये अगर समझ में आया है तो अब आगे बात करते हैं भाई कि जो फलन है ना, एक ही तो हो गया, एक ही तो नहीं है। अब बात करते हैं कि जो फलन है वो आच्छादक है कि नहीं। हालांकि यहाँ पे ये बोला गया था कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, है ना, तो बाइजेक्टिव तो हम ऐसे ही बता देंगे, अगर ये नहीं है तो बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, वैसे भी कह सकते हो। बट यहाँ पे एक उदाहरण अभी देखो तो ये चल जाएगा, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है 1 + x²। इसको रिप्लेस कर दोगे y से तो y हो जाएगा 1 + x²। अब आपको पता है यार कि जो फलन है वो सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में डिफाइंड है। अब आप मुझे बताओ कि यार y कहाँ से आ रहा है, आप कहोगे y तो यहाँ से आ रहा है, x कहाँ से आ रहा है, x तो बोलोगे यहाँ से आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, y कैसे आया 1 + x² करके। आपको पता है x का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक नहीं होगा, है ना। x² क्या हो सकता है, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, ये या तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। और अगर आप इसमें 1 जोड़ दोगे, क्योंकि ये 1 भी जुड़ा हुआ है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा, तब तो 0 भी नहीं बनेगा। और ये किसके बराबर आ रहा है, y के, यानी y हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही है भाई। तो y अगर यहाँ से पॉजिटिव मिल रहा है हमें, है ना, y यहाँ से तो हमें क्या मिल रहा है, हमेशा पॉजिटिव ही मिल रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे नेगेटिव y नहीं बैठा हुआ है भाई, यहाँ पे तो -1 भी होगा, -2 भी होगा, बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। आप कोई सा उठा लो, एक उदाहरण दे दो, है ना। आप सीधा बोल सकते हो, आप सीधा भी बोल सकते हो कि भाई देखो 1 + x² कभी, है ना, y बराबर 1 + x² कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब कि जो दूसरा वाला समुच्चय है ना, उसमें -2 भी है, वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, परंतु यह किसी x बिलोंग टू r, x भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r से, देखो y भी r से, x भी r से, का प्रतिबिंब नहीं है, का प्रतिबिंब नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो फलन है वो आच्छादक नहीं है। तो इसका मतलब फलन जो है बाइजेक्टिव भी नहीं, आप लिख लेना यार, है ना, वो बाइजेक्टिव भी नहीं है, यानी कि एक की आच्छादित नहीं है। तो ना तो ये है ना तो वो है, कुछ है ही नहीं भाई। अगला वाला देख लो यार, अगला वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि कोई फलन a क्रॉस b से b क्रॉस a, यानी फलन कहाँ से कहाँ तक है, देखो a क्रॉस b, ये एक समुच्चय होगा भाई। a अगर एक समुच्चय है, b एक समुच्चय, तो a क्रॉस b भी एक समुच्चय ही आता है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ था, ठीक है। ये यहाँ से b क्रॉस a में परिभाषित है ये फलन, ठीक। फलन कैसे दिया हुआ है कि भाई f ऑफ ab का आउटपुट क्या आता है, b है। मतलब अगर आप इसमें ए बी पुट करोगे तो उनका ऑर्डर बदल देगा, ये बी है, वाई को एक्स कर देगा, एक्स को वाई कर देगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो फंक्शन है इसको एक की अच्छा यानी बाइजेक्टिव फलन दिखाना है। तो चलो ट्राई करते हैं, है ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला 4, जैसे हर बार हम क्या करते थे कि फलन अगर किसी समुच्चय से, है ना, x2 y डिफाइंड होता तो x1 x2 लेते, यानी यहाँ से 2 एलिमेंट लेते, x1 x2, है ना। बट यहाँ पे अब पेयर आएगा भाई, इनपुट ही इसका पेयर में है ना। तो यानी कि हम मान लेंगे 4 a1 b1 और a2 b2 जो बिलोंग करते हो कहाँ पे, यहाँ पे, जो इसका प्रांत है, यानी a क्रॉस b, है ना। जैसे ये रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर होता, मान लो, तो हम क्या बोलते, x1 x2 बिलोंग टू रियल नंबर, ऐसे बोलते हैं ना। अब यहाँ पे x1 नहीं है भाई, क्योंकि इसका इनपुट, जैसे पिछला जो फलन था इनका इनपुट क्या था भाई, एक सिर्फ x था, तो इसीलिए यहाँ पे x1 x2 लिख रहे थे। तो यहाँ पर a1 a2 नहीं लिखेंगे, बल्कि पूरा जोड़ा आएगा, a1 b1 और फिर a2 b2, इसको याद रखना बस, ठीक। अगर ऐसा है
तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे माना, है ना। f जैसे यहाँ पे x1 बराबर f ऑफ x2 लिखते थे, वैसे यहाँ पे f ऑफ a1 b1 लिखेंगे, क्योंकि इनपुट में ही भाई जोड़े में जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर a2 b2 लिखेंगे, बस इतना अंतर है इस सवाल में। अगर ऐसा है तो क्या होगा भाई, देखो इसके अंदर a भी पुट करते हो तो ये b a देता है, यानी जो आप पुट करते हो उसका ऑर्डर ही तो बदलता है ये, है ना, उसका ऑर्डर ही तो बदल रहा है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर a1 b1 करोगे तो इसका ऑर्डर बदल देगा, यानी b1 पहले a1 बाद में बराबर, और यहाँ पर b2 पहले आ जाएगा a2 बाद में, है ये ऑर्डर पेयर। और आपने कक्षा 11 में पढ़ा था कि दो ऑर्डर पेयर, है ना, क्रमिक युग्म पढ़ा था ना, अगर बराबर हो तो इसका मतलब होता है पहला वाला पहले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा। ये हमने पढ़ा है क्लास 11th में, यानी कि यहाँ से b1 बराबर b2 आ जाएगा, और ठीक है b1 बराबर b2 आ जाएगा, और a1 बराबर a2 आ जाएगा। अब देखो ये तो बराबर आ गया, अगर बराबर नहीं आए होते तो एक एक ही नहीं था, लेकिन तो बराबर आ गया, यानी कि जो फलन है वो एक एक ही है, फलन जो है वो एक एक ही यानी 1 1 है। यहाँ तक बात समझ में आएगा, फलन जो है वो एक एक ही है यानी कि 1 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं आच्छादक है कि नहीं, है ना, फलन जो है वो आच्छादक है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या कहा भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि फलन क्या है, फलन में क्या है यहाँ पर a b, तो कितना देता है ये b a, ठीक है। फलन डिफाइन कहाँ कहाँ से है ना, ये भी लिखते चलो ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। वैसे यहाँ लिखा हुआ है बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। फलन कहाँ है, a क्रॉस b से b क्रॉस a, ठीक है, b क्रॉस a। इसको अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो शायद ज़्यादा आपको जल्दी समझ में आए, मैं ऐसे बना के समझाता हूँ, ठीक है। ये है अपना a क्रॉस b और ये है b क्रॉस a, ये है अपना फलन, है ना। अब यार यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर आप जो भी b क्रॉस a में लोगे, a क्रॉस b में उसका रिवर्स तो बैठा ही होगा, सीधी बात है ना। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें जैसे पहले चाहिए था कि जितने भी y यहाँ से हैं उनके लिए कोई ना कोई x यहाँ बैठा हो, यानी कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है सब किसी किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन बैठा है, देखो अगर आप यहाँ पे a भी पुट कर रहे हो, सीधी सी बात ये है, तो यहाँ क्या मिल रहा है आपको, b a मिल रहा है, यानी कि जैसे मतलब यहाँ पे 3 4 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 3 मिलेगा। तो भाई यहाँ पर जो भी होगा उसका उल्टा तो यहाँ बैठा ही है ना, क्यों, क्योंकि जो a क्रॉस b में होता है उतने ही एलिमेंट b क्रॉस a में होते हैं, बस ऑर्डर बदला होता है, बस ऑर्डर बदला होता है ना। जैसे अगर a क्रॉस b में मान लो 1 2 3 4 आ रहे हो, तो b क्रॉस a में क्या आएगा, b क्रॉस में 2 1 और 3 4 की जगह 4 3 आएगा। अरे यहाँ पर दो एलिमेंट तो यहाँ पर दो ही रहेंगे, बस ऑर्डर बदला होगा। तो यहाँ से हमें पता है कि भाई बस ऑर्डर का ही तो फर्क है, मतलब यहाँ पे जो भी बी ए होगा उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पर बैठा हुआ है। तो हम बोलेंगे फॉर ऑल बी ए जो बिलोंग करता है यहाँ पर बी क्रॉस ए, किसको, जो बी क्रॉस ए के पास है, जो बी क्रॉस ए के पास है। भाई ये वाई का काम कर रहे हैं, जैसे हर सवाल में यहाँ पे वाई होता था ना, उसी काम कर रहा है, यानी जितने भी वाई वहाँ पे हैं, है ना। फॉर ऑल बी ए जो यहाँ पे बिलोंग करते हैं, हम बोलेंगे ए बी बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से, सबके लिए, है ना। इसका मतलब क्या है, इसको रहने दूं क्या, है ना। ऐसे 3 4 उदाहरण है भाई, ये मत कहते ना इसका समुच्चय तो बताया नहीं, उसके पास 3 है कि नहीं 4 है कि नहीं, अरे बस समझने के लिए मैंने बना दिया, ठीक है। आपसे पेपर में लिखना मत वैसे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फलन आच्छादक है, ठीक है। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब जो फलन है एक एकी यानी एक एकी और आच्छादक है, नहीं बाइजेक्टिव है, एक एकी और आच्छादी है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, है ना, ये समझने के लिए था। इसमें जो 3 और 4 4 3 लिखा है ना, वो आप मत लिखना, वो समझाने के लिए मैंने लिख दिया बस। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। चलो 8वां हो गया। अब 9वें सवाल की बात कर लेते हैं। 9वां सवाल यानी कि जो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो जो प्रश्न संख्या 9 है, इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए समस्त n बिलोंग टू n के लिए fn जो यहाँ पे दिया गया आपको एक फलन है, ठीक है, और ये फलन n to n डिफाइंड है।
हमें बताना है कि क्या फलन एक एकी है, आच्छादी है, मतलब एक एकी आच्छादी है यानी बाइजेक्टिव है कि नहीं, ठीक है ना, मतलब बाइजेक्टिव चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना जरा यहाँ पे। सबसे पहली बात, जो फलन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, एन टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं तक, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में डिफाइंड है। और एफ एन क्या है, ठीक है, एफ एन क्या है भाई, यहाँ पर देखो एफ एन क्या है, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, या तो ये आएगा या फिर सीधा सीधा एन बाई टू दिखा है ना, दो तरह से डिफाइंड है। यहाँ पर एन अगर विषम है ना, ये कब है, ये है यदि एन विषम है, और ये कब है, यदि एन सम है। तो यार एक बात बताओ, आप ऐसे ही देख पा रहे होगे, अगर मैं एक पुट करूंगा है ना n बराबर एक के लिए, देखो मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ n बराबर एक पर, अब n क्या है, विषम, यानी f1 क्या होगा, f1 क्या होगा भाई, ठीक है, n बराबर एक पर अगर आप 1 लिखते हो तो कौन सी परिभाषा लगेगी, ये वाली लगेगी, है ना, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। और अगर मैं n बराबर 2 पर देखूँ, मुझे साफ साफ दिख रहा है यार कि ये एक की है ही नहीं, ठीक है, यानी कि f ऑफ 2, अब 2 क्योंकि सम है तो सम के लिए कौन सी परिभाषा है, अगर n सम है तो ये वाली परिभाषा n/2 है ना, n/2 यानी कि 2/2, तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। देखो ना भाई, n की जगह 1 पुट कर दिया, n की जगह 2 पुट कर दिया, है ना, यही वाले फंक्शन में। तो आप देखोगे f ऑफ 1 f ऑफ 2 दोनों ही बराबर है ना। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों ही बराबर हैं, है ना, f ऑफ 1 भी 1 आ रहा है, f ऑफ 2 भी 1 आ रहा है ना, परंतु 1 और 2 तो बराबर नहीं होते ना भाई। मेरे कहने मतलब इसको x1 समझ लो, इसको x2 समझ लो। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, लेकिन x1 x2 तो बराबर नहीं है ना आपस में। इसका मतलब फलन एक ही नहीं है ना, फलन एक ही नहीं है, फलन एक ही नहीं है। इसका मतलब देखो, हमसे ये पूछा है कि फलन एक ही आच्छादी यानी कि बाइजेक्टिव है कि नहीं। अब सोचो अगर फलन एक ही नहीं हुआ तो एक ही आच्छादी यानी बाइजेक्टिव कैसे हो जाएगा, ठीक है ना, एक ही आच्छादी यानी बाइजेक्टिव कैसे हो जाएगा, है ना। आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हो कि फलन बाइजेक्टिव नहीं है, फलन बाइजेक्टिव नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई बाइजेक्टिव होने के लिए एक ही होना चाहिए कम से कम, उसके बाद आच्छादी चेक करते, लेकिन एक ही नहीं आया। अब आच्छादी होगा या नहीं होगा, फलन एक ही आच्छादी दोनों तो यानी बाइजेक्टिव तो नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी दिया जा सकता है। बट बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अगर मान लो, है ना, टाइम मत वेस्ट करना, अगर पेपर में आता है और आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि फलन बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो भैया अगर पहला वाला एक ही नहीं है तो बाइजेक्टिव वो होगा ही नहीं, भले ही वो आच्छादी हो या ना हो, चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। बट फिर भी कुछ बच्चे चाहते हैं कि अगर हम इसे आच्छादी चेक करना होता, सिर्फ आच्छादी, ये मतलब सिर्फ आच्छादक। अब इसके बाद देखो, अगर आपको चेक करना ही है ना, वैसे मैंने कहा चेक करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर एक ही नहीं है तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि उसके लिए एक ही भी होना चाहिए था। बट फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो एफ ऑफ एन ये है सम और विषम के लिए। आप कोई एक केस पकड़ लो यार, उससे ही ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे, मान लो आपने एन विषम के लिए, है ना, जब हम बोलेंगे भाई देखो एफ ऑफ एन बराबर आता है n+1/2, n+1/2। ये कब है, जब n जो है वो विषम है भाई, है ना, यहीं से हो जाएगा। देखो ये पूरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता है क्यों, क्योंकि देखो यहाँ समझोगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, जो अपना फंक्शन है एन टू एन डिफाइंड है, इतना आपको नजर आ रहा है, फंक्शन एन टू एन डिफाइंड है। देखो जरा ध्यान से, मतलब यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अभी हमने एक केस लिया जब n विषम है, ठीक है, तो f ऑफ n या f ऑफ x को हम y से रिप्लेस कर देते हैं,
तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर ना n को आप विषम रखते जाओ, आप देखोगे सबकी इमेज बनता जा रहा है, या फिर आप पहले n इन टर्म्स ऑफ y भी लिख सकते हो अगर आपको वैसे ही करना है तो। हालांकि यहाँ से भी चेक हो जाएगा बट फिर भी मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ। n की वैल्यू निकालोगे 2y-1 आएगा, n क्या है 2y-, ठीक है यार। अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा यार, ये विषम संख्या को ही लिखने का तरीका है। 2y-1 क्या होता है, विषम संख्या, यानी कि ये तो हमेशा ही विषम आएगा, चाहे आप y सम रखो चाहे विषम रखो। यहाँ पे चाहे y सम रखो चाहे विषम रखो, ये हमेशा ही सम आएगा। देखो ना 2y-1 फॉर्म ही विषम की है, ठीक है। आप चाहे रख के देख लो, y की वैल्यू 1 रखोगे अगर तो 2 एकम 2 में से 1 या 1, यानी y जब 1 रख रहे हैं तो वो 1 से कनेक्ट ऐसे हो रहा है, यानी y 1 n 1 की इमेज रही होगी। अगर y की जगह 2 रख देते हो आप तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, n फिर से 3 यानी कि विषम ही आया। ऐसे अगर मैं आपको y 3 चेक करोगे तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, यानी n 5 आया, यानी 5 का इमेज 5 का प्रतिबिंब 3 है। y जो होगा प्रतिबिंब होगा भाई, है ना, x क्या होगा पूर्व प्रतिबिंब, x की जगह बस यहाँ पे n है। तो आप देख रहे हो 4 भी इमेज बन जाएगा, कैसे 4 दूनी 8 में से 1 गया 7। अब आप देखो 1 भी क्या है विषम, 3 भी क्या है विषम, 5 भी क्या है विषम, 7 भी क्या है विषम। यहाँ पे तो हमने विषम वाला एक केस लिया था तो इसलिए n तो विषम ही होना चाहिए, लेकिन हमें मतलब क्या होता है ऑन टू में, ऑन टू मतलब जब आच्छादी देखते हैं तो हमें मतलब किससे होता है कि कोई y छूटे ना। अब आप देख रहे हो कि मैंने सम वाला केस भी नहीं लिया, सिर्फ विषम वाला केस लिया है, विषम ही सबको कवर कर ले रहे हैं। अगर मैं सम लूंगा तो वैसे मैन-1 बनेगा, हमें 1-1 मैन-1 तो चेक नहीं करना है। वो तो हमें यहाँ से भी दिख गया कि अगर ये एक एक ही नहीं है तो मैन-1 बहु एक है, तो वो बहु एक हो जाएगा। अगर वाला केस लोगे तब भी इसी केस से साबित हो रहा है कि कोई y खाली नहीं बच रहा है, सभी y को जाके तीर लग रहे हैं, इसका मतलब सभी y किसी ना किसी n का प्रतिबिंब है। तो हम बोलेंगे यहीं से पता लग जा रहा है, यहीं से पता लग जा रहा है, देखो ठीक है कि भाई y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ इस केस से मैं बोल सकता हूँ यहाँ विषम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है या मौजूद है। अब बहुत सारे टीचर ये चाहते हैं कि दोनों बच्चा दोनों करके दिखाए, वो वाला केस भी, अरे यार मतलब ही नहीं है ना। अगर टीचर समझदार है तो टीचर आपके समझ जाएंगे कि देखो यार कोई y नहीं छूट रहा, भले हमने एक केस चेक किया सिर्फ विषम वाला, तो यहाँ से मैं बोलूंगा कि y पे सम विषम की कंडीशन नहीं लगानी अभी। लेकिन मैंने विषम n क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैंने चेक n विषम के लिए, मैं n सम पे जा ही नहीं रहा क्योंकि यहीं से मेरा काम चल गया। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो फलन है वो आच्छादी। अब देखो यार फलन अगर आच्छादी भी है, फलन आच्छादक तो अगर ऐसा है तब भी आप 1-1 ऑन टू दोनों यानी बाइजेक्टिव तो नहीं बोल पाओगे, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल देखो, इस सवाल में क्या कह रहा है कि मान लो a है इतना, ठीक है, एक समुच्चय a है, ठीक है, एक समुच्चय a है साहब, जो क्या है रियल नंबर में से आपने 3 हटा दिया बस। एक दूसरा समुच्चय b है, यहाँ पे आपने रियल नंबर में से 1 हटा दिया है, ठीक है। और एक फलन है f(x) बराबर कितना x-2 डिवाइड बाय x-3, ये है सर, ठीक है। द्वारा परिभाषित फलन a to b दिखाएंगे, है ना, जो फलन है वो a to b दिखाएंगे, ठीक है। चलो अब हमें चेक करना है कि क्या f एक एकी तथा आच्छादक है, ठीक, चलो देखते हैं। तो यहाँ से हम बोलेंगे चलो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ये वाला सेट जो a में, मतलब प्रांत वाला सेट है ना a, इसके लिए क्या f(x1), ठीक है, हम ये मान लेंगे कि चलो माना f(x1) बराबर है f(x2) के। इसका मतलब क्या भाई, जहाँ जहाँ x है x1 से रिप्लेस कर दो, तो x-2 की जगह x1-2, x-3 की जगह x1-3 बराबर आ गया यहाँ पे x2-2 डिवाइड बाय x2-3, ठीक है। अब इसे बस सॉल्व कर लेना है आपको, है ना, इसे बस
सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे x1 x2 है ना, x1 x2, फिर माइनस ये इससे हो गया, फिर ये इससे हो जाएगा यानी कि -3x1, फिर -2x2, फिर +6 है ना। ये किसके बराबर आ जाएगा, और जगह खराब हो जाएगी इसलिए मैं इधर लिख देते हैं थोड़ा। किसके बराबर हो जाएगा, इसको करोगे तो x1 x2, फिर -2x1, फिर -3x2, फिर 3 2 6। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या क्या कट रहा है पहले वो देख लेते हैं। x1 x2 कट गया, 6 से 6 कट गया, x1 इधर है, तो ये हो जाएगा, इधर आएगा प्लस में यानी -x1 बचेगा, और उधर x2 ले जाऊँ तो 3x2 है, प्लस का -x2 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि x1 बराबर x2 आ गया सीधा। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब फलन एक एक ही तो है, फलन एक ही है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया कि फलन एक ही है। अब आगे बात करते हैं आच्छादक एक में। ठीक है, उसके लिए क्या सर, f(x) क्या दिया गया है वो लिखो पहले। f(x) दिया गया है x-2 डिवाइड बाई x-3, यहाँ आ गया x-2 डिवाइड बाई x-3। ठीक है, अब हम आच्छादी चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको y से रिप्लेस करते हैं पहले। तो ये आ गया y बराबर x-2 डिवाइड बाई x-3। अब x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो है ना। उसके लिए क्या करेंगे, पहले से गुणा में जाओ, y इंटू एक्स हो जाएगा yx, y इंटू में 3 हो जाएगा 3y बराबर है x-2 है ना। अब x वाला एक तरफ लाओ, ये रहा yx माइनस में x बराबर 3y उधर जाएगा, हो जाएगा 3y - 2। यहाँ तक ठीक है ना। yx अपनी जगह है, x आया माइनस में, -3y प्लस में गया, -2 अपने घर। यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा y -1, यहाँ हो गया 3y - 2, तो यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। समझ में आ गया। अब y की वैल्यू यहाँ देखो, अब हमें क्या करना है, हमारा जो फलन है वो a to b डिफाइंड है। समुच्चय b में कोई भी छूटे ना, समुच्चय b में कोई भी छूटे ना। समुच्चय b में है क्या, समुच्चय b में है सारे के सारे रियल नंबर 1 के अलावा। अब आप सोचो, यहाँ पर अगर आप 1 पुट कर दोगे y को तो 1 - 1 0 हो जाएगा। उस केस में नीचे 0 बनेगा नहीं, x डिफाइंड नहीं होगा। उस केस में यहाँ पे कोई x नहीं आएगा भाई, x जो भी आ रहा है उसके उसमें क्या आ रहा है, नीचे 0, वो तो डिफाइंड नहीं हुआ है ना। तो हम क्या बोलेंगे, लेकिन हम 1 तो पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि b के पास 1 है ही नहीं भाई, b के पास 1 है ही नहीं। तो जितने भी y हैं सबके लिए x एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि 1 के अलावा जितनी भी चीजें आप देखोगे सब मिल जाएगा। इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मैं देखूं तो इसका परिसर क्या है, यहाँ से आप ऐसे ही लो, अगर आपको ऐसा समझ में आए। परिसर मतलब y की वैल्यूज क्या क्या यहाँ पे आप हो सकती हैं, क्योंकि इस फंक्शन के लिए सेट ऑफ वैल्यू ऑफ y, ठीक है, मतलब कि जो y की वैल्यूज का समुच्चय है वही परिसर कहलाता है। जो प्रतिबिंब बन पाया, प्रतिबिंब का समुच्चय बना दोगे तो वो परिसर कहलाएगा। अब मैं कह रहा हूँ y को अगर 1 रख रहे हो तो दिक्कत हो रही है, उसके लिए कोई x नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर 1 रखते हैं नीचे दिक्कत हो जा रही है, 0 बन जा रहा है नीचे। उसके अलावा कोई भी रियल नंबर रख दो भाई साहब आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो परिसर क्या हो गया, रियल नंबर में से आप बस 1 हटा देना, ये परिसर हो गया। और आपको पता है कि सहप्रांत पहले से यही दिया हुआ है, सहप्रांत पहले से ही क्या दिया हुआ है, r - दिस। देख लो यार, सहप्रांत मतलब सेट बी क्या है, r - दिस। इसका मतलब क्या है कि जो परिसर है वो बराबर है सहप्रांत के, और परिसर अगर सहप्रांत के बराबर आ जाए तो इसका मतलब फलन आच्छादक है। मैं कह रहा हूं कि जैसा हमने पहले लिखा वैसे भी लिख सकते थे कि जितने भी y हैं सभी के लिए x मौजूद है, क्योंकि अगर y इस समुच्चय से होगा तो ये चीज हमेशा a में से ही आएगी। क्लियर होगी बात इतनी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। फिर चलते हैं 11वें सवाल पे। अब देखो, अब जो ये अगला सवाल है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है मान लीजिए कि f R2R है ना, f कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड देखो पहले है ना, MCQ है यार, ये तो ऐसे ही हो जाएगा वैसे है ना। f कहाँ से कहाँ तक है, R2R, ठीक है। fx बराबर कितना है, देखो fx बराबर कितना है, x की पावर 4। ये कह रहा है इसके द्वारा परिभाषित से सही उत्तर का चयन करो है ना। MCQ है यार, MCQ में पूरा प्रोसीजर मत लगाओ, आपको पता है। देखो उदाहरण देखो यार, अगर मैं यहाँ पर है ना
एफ ऑफ 1 देखूं तो मुझे ये 1 की पावर 4 देगा, यानी कि 1 देगा। और एफ ऑफ -1 देखूं तो ये मुझे -1 की पावर 4 देगा, यानी वो भी 1 ही आना है। वो भी कितना आना है, वो भी 1 ही आना है। यार दो अलग अलग एलिमेंट है ना, यहाँ पे एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ -1 आ गया, लेकिन 1 और -1 तो बराबर नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, बस एक उदाहरण से भी काम चल जाएगा। कैसे? अगर आप एफ ऑफ 2 निकालो तो ये 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 देगा। और अगर आप एफ ऑफ -2 निकालो ना भाई, तो वो भी क्या देगा, उतना ही देगा। ये -2 की पावर 4 यानी 16 ही आएगा। तो अब आप देख रहे हो ना यार, एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ -2, जबकि 2 और -2 तो बराबर नहीं होता ना मेरे भाई। तो एक ही तो नहीं है, फलन एक ही नहीं। हालांकि इतना करके नहीं दिखाना, वो तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, एक ही नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा एक ही क्यों नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं आच्छादक है कि नहीं। यार सीधी सी बात है, यहाँ पे y बराबर क्या है, x की पावर 4। अब मुझे बताओ कि जो फलन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है यार। अब रियल नंबर में तो यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा होगा, x की पावर 4 y बन रहा है। x की पावर 4 कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना, यानी y भी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो है नेगेटिव नंबर, तो हम बोलेंगे जैसे कुछ भी यार, y बराबर -4 किसी x का प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। सीधी सी बात है यार, किसी x का प्रतिबिंब नहीं होगा। x बिलोंग्स टू r, प्रतिबिंब नहीं होगा। सीधा सीधा एक एग्जाम्पल ढूंढना है, नहीं होगा। y बराबर -4 है ना, इसका मतलब फलन आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। फलन ना तो एक ही है, ना ही आच्छादक है। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो यार। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x। ये भी एमसीक्यू है भाई। फलन परिभाषित कैसे है, R2R में। तेरे सही उत्तर का चुनाव करना यार, इसमें भी आराम से कर लोगे ना। 4 ओवर x1 x2 देखो, अगर आप ऐसे रखो और एफ ऑफ x1 पे कंडीशन लगाओ एफ ऑफ x2 है, माना ये। हमें जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे पार्ट आपको बता दिया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x1 बराबर 3x2। 3 से 3 काट दो, इसका मतलब x1 x2 बराबर है। इसका मतलब भैया फलन एक ही है। ठीक है, अब आपको समझ में आने लग गया होगा, इसमें थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा, अब आच्छादक है कि नहीं उसके लिए हम क्या बोलेंगे, देखो यार, एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x। एफ ऑफ एक्स को y बोलोगे, y है 3x, यानी x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा y/3। अब यार जब भी आप y को रियल नंबर लगोगे, हम बोलेंगे कि y अगर रियल नंबर है तो y/3 भी रियल नंबर होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि हर y के लिए x है, या फिर इसकी रेंज ही निकालो, परिसर निकालो। y को आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x यानी परिसर r हो गया, वो भी r हो गया, है ना। आप चाहो तो कैसे भी लिख लो, है ना। आप सीधे सीधे बोल सकते हो ऐसे, 4 और y बिलोंग्स टू r, x/3 भी y/3 भी बिलोंग्स टू r, है ना। अगर y रियल नंबर है तो y/3 भी रियल नंबर है, यानी कि x भी रियल नंबर होगा, क्योंकि y/3 को तो x बोल रहे हैं। हर y के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फलन आच्छादक है। तो फलन एक ही है, आच्छादक है। फलन एक ही है और आच्छादक है, तो हम क्या बोलेंगे, एक ही आच्छादक है ना। फलन क्या है, एक ही आच्छादक है, ऑप्शन है। क्लियर होगी बात। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट में। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्लास का टाइमिंग फिर से याद रखना, TTS शाम 9 बजे। थैंक यू।